हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी स्पेशली सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए ये ना मिस प्रिंट है, थोड़ा लिखा हुआ, ये है पूर्वानुमति। पूर्वानुमति, तो ये पूर्वानुमति सिद्धांत की मान्यता है कि बालक खेलों में भावी जीवन की झलक देखता है। बालक पैदाइशी खेलने वाला होता है। बालक की यह जन्मजात प्रवृत्ति है या बालक खेलों को मनोरंजन मानता है। तो देखिए पूर्वानुमति सिद्धांत जो है इसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, स्पेसिफिक एरिया में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, चाहे वो खेल है या कोई भी विषय है। अगर किसी बच्चे को जो है फुटबॉल खेलना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, या किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छी लगती है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो वो कोई भी एरिया हो सकता है, खेल भी हो सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हो सकता है, या उसकी खेलने में भी रुचि हो सकती है साथ के साथ उसको, या डांस में रुचि हो सकती है। तो इस तरह से वो ना अपने इंटरेस्ट दिखाता है, तो जिसके अकॉर्डिंग वो ये चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है वो इसी में आगे जाए। तो बच्चा है जो वो खेलों में भावी जीवन की झलक देखता है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर, पूर्वानुमति सिद्धांत की मान्यता है कि बच्चा जो है खेलों में भावी जीवन की झलक देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रवृत्ति उन्हें खेल खेलने में प्रवृत्त करती है? ऑप्शन है बाल चपलता, बाल सुलभता, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति या बालकों की प्रेरणाएं। तो देखिए बच्चे जो होते हैं ना स्वाभाविक से कैसे होते हैं, मतलब उनको ना जो होते हैं स्फूर्ति वाले काम ज़्यादा पसंद होते हैं, मतलब जिसमें वो दौड़ भाग करते हैं ना। तो बच्चों में खेलने की प्रति जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है जो उन्हें खेल खेलने के लिए मोटिवेट करती है, खेल खेलने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे प्रतिभाशाली बालक है। तो उक्त कथन है मोर्नो का, कॉल्सनिक का, स्किनर का या वुडवर्थ का। देखिए प्रतिभाशाली बच्चा क्या होता है, जो अपने आयु स्तर के बच्चों में जो है, मतलब उसकी जो साथ के बच्चे होते हैं उसमें से भी वो जो है उनकी कंपैरिजन ज़्यादा टैलेंटेड होता है और समाज के लिए जो है वो अपना इम्पोर्टेंट ही रोल वो रखते हैं, तो वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है कॉल्सनिक ने। तो थर्ड आंसर यहाँ पर हमारा सही है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि सीटेट में इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेंथी क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत लेते हैं, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, देन उसका आंसर आपको करना है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, नेगेटिव में बताना है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व या अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए डियर, आपको पता है जो मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बच्चे जो होते हैं ना, है ना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास जो है किशोरावस्था में होता है। लाइक बच्चे जो हैं अलोन फील करते हैं, खुद में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ये किशोरावस्था में होता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना, एक दूसरे की नकल करते हैं, जिज्ञासा उनमें होती है और संचय जैसी प्रवृत्ति, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जैसे चम्मच को इकट्ठा कर लिया उन्होंने और कंचे को इकट्ठा कर लिया, तो इस तरह से संचय की प्रवृत्ति उनमें होती है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। क्लियर। देखिए बाल्यावस्था में क्रियोसिटी होती है, संचय की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये किशोरावस्था में होता है। सो दैट्स वाई आंसर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 6 वर्ष के मानसिक आयु के बालक की बुद्धि लब्धि 150 हो तो उसकी वास्तविक आयु होगी 12 साल, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 4 वर्ष।
तो देखिए बुद्धि लब्धि की गणना हम कैसे करते हैं, आप सभी को पता है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको सभी को पता है, जैसे देखियो 6 वर्ष के मानसिक आयु, तो 6 ऊपर हमने कर लिया। बालक की बुद्धि लब्धि जो है 150 है, तो 150 इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लिया हमने वास्तविक आयु, क्योंकि हमें निकालनी है, इंटू 100। तो 100 600 और डिवाइड कर दिया हमने 150 से। तो 150 को हम 600 से डिवाइड करेंगे तो आएगा निकल कर 4, है ना। तो 4 वर्ष हो गया, तो उसकी आयु वर्ष होगी तो कितनी होगी, 4 वर्ष। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। ऑप्शन है लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, या मानसिक क्रियाओं का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो जो वाक्य गलत है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या सही होगा। देखिए डियर, आप सभी को पता है कि देखिए वंशानुक्रम का तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, हेरिडिटी का इंटेलिजेंस पर इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है, मानसिक क्रियाओं का भी पड़ता है, लेकिन लिंग भेद का नहीं पड़ता, है ना। जेंडर का नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई लड़कियां ही बुद्धिमान होती हैं या लड़के नहीं होते हैं, या लड़के ही होते हैं लड़कियां नहीं होती हैं। तो लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये वाक्य गलत है। ठीक है, तो गलत हमें चूज करना था, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है। बालक जो या फिर करना है से ग्रस्त है, वह विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर महसूस न कर पाने की समस्या महसूस करता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया। तो बताना है इसका सही आंसर। देखिए डिस्फेजिया हो गया, ये डिस्ग्राफिया डियर, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया सिंड्रोम, ये मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, और लिखने की अशक्ता से संबंधित ये रोग है। जबकि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है, इसमें ध्वनि के मध्य अंतर हम नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो डिफरेंट जो टोन्स होती हैं उसके बीच अंतर महसूस न कर पाने की समस्या अगर बच्चा महसूस करता है तो वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। आंशिक पुनर्बलन के विषय में सही कथन है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है, कक्षा कक्ष में प्रयोग करने हेतु उपयुक्त नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंशिक पुनर्बलन के विषय में जो सही कथन है तो वो हमको बताना है। तो देखिए ऐसी कोई प्रक्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, ठीक है डियर, है ना, वो क्या कहलाती है, पुनर्बलन कहलाती है। क्लियर। तो आंशिक पुनर्बलन सीखे हुए व्यवहार को बनाए रखने में जो है अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है डियर। तो इसीलिए आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक इफेक्टिव होते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण की विशेषता है, सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति इसका आयोजन कर सकता है। यह परीक्षण केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त है। इस परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थियों के गुण दोष का पूर्ण अध्ययन कर सकता है, या इस परीक्षण के प्रश्नों को कम परिश्रम द्वारा तथा योग्यता के आधार पर भी बनाया जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बुद्धि के व्यक्तित्व परीक्षण की जो विशेषता है, तो व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, टीचर शिक्षार्थियों का जो है इंडिविजुअली, या हम कह सकते हैं पर्सनली जो है टेस्ट लेते हैं, जिसमें जो परीक्षक होता है ना वो शिक्षार्थियों के गुण दोष का जो है कंप्लीटली स्टडी करते हैं और उसका जो है समाधान करते हैं। ठीक है डियर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। और केवल वाला जो आंसर होता है ना ये नेगेटिव होता है, तो आप थोड़ा इससे कम बचिए। तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड आंसर जो है हमारा यहाँ पर सही है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह बहुत आसान है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से और सही व्यक्ति पर गुस्सा होना इतना आसान नहीं है। यह निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो संवेगों को जो है व्यवहार में बदलना
या संशोधन करना, तो वो क्या होता है, संज्ञान होता है। अगर बच्चा इमोशनली सही है, ठीक है डियर, जो है इमोशनली अगर वो सही है तो क्या कर सकता है, वो उसका जो संज्ञान अगर वो सही है ना, तो वो ये उसको पता होगा कि मतलब जो है इमोशनली अगर वो सही होगा तो उसको ये पता होगा कि कैसे गुस्सा करना है, कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से वो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है और इसके लिए क्या तरीका सही है। तो अगर व्यक्ति संवेगात्मक रूप से यानी इमोशनली जो है वो फिट है तो ये किससे संबंधित है, संवेगात्मक विकास से। जब बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तथा उस कार्य को करने पर उसे संतोष की अनुभूति होती है तो इस स्थिति में शिक्षक द्वारा उसे प्रदान की गई अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक, बाह्य, नकारात्मक या सामान्य है। तो एक बच्चा किसी कार्य को खुद की इच्छा से करता है, उसको सेटिस्फेक्शन जो है क्या होता है, अच्छी अनुभूति होती है, खुशी उसको मिलती है। तो ये अभिप्रेरक जो है आपको पता है 2 तरह के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में वो खुद की इच्छा से करता है कोई कार्य, है ना, और बाहरी होता है जो मतलब उसको बाहर से मिलता है। तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को आंतरिक अभिप्रेरणा जो है दी गई है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है डियर, फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष है बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, उत्तर व भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव या बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। तो देखिए इसका आंसर क्या सही होगा। तो निबंध जो है बालकों के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली कला और गद्य रचना है और इसके द्वारा बच्चों ज्ञान का परीक्षण, बच्चों की मानसिक प्रगति का इसका जो है ज्ञान किया जाता है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में विश्वसनीयता का अभाव हो सकता है क्योंकि ये जो है डियर काल्पनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा, वो है विश्वसनीयता का अभाव। व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र नहीं है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या संवेगात्मक। तो व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअली में शारीरिक भी आता है, मानसिक भी आता है, सामयिक भी आता है, बुद्धि स्तर भी आता है, लेकिन आर्थिक जो क्षेत्र है वो नहीं इंक्लूड होगा। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिल करना है में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। मध्य संज्ञानात्मक कौशल, अनुभविक बुद्धि, प्रक्रिया की गति या मनोस्थिति। तो इसका आंसर क्या सही होगा बताइए। तो डियर देखिए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा और आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर भी बता रही हूँ। तो पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो देखिए समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। आपको पता है समस्या को सुलझाना जो है हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक है थिंक करना, है ना, बच्चे में थिंकिंग जो स्किल है वो हमें डेवलप करना। तो मध्य संज्ञानात्मक कौशल ऐसा कौशल है जब बच्चा विशेष प्रकार की समस्या सुलझाने में या उसको समाधान करने में क्या करता है, थिंक करता है ना। तो मध्य संज्ञानात्मक कौशल फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है या शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पता है आधुनिक शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट, नीड्स को ध्यान में रखा जाता है और टीचिंग प्रोसेस में अध्यापक के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों से करिकुलम रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराएं ताकि शिक्षण को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास जो है फिनिश होती है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। और देखिए जब मैं आपसे पूछती हूँ ना क्विज़ का क्वेश्चन और आप आंसर्स देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो मैं बोलती हूँ ना वो आप सुनते हो, है ना, और इंटरेस्ट दिखाते हो, मोटिवेशन मिलता है इससे मुझे। और जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है डेली उनका रिप्लाई आता है
एग्जैक्ट तो मुझे नाम अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं सभी के कमेंट देखती हूँ। पॉसिबल तो नहीं होता रिप्लाई करना, बट मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ, जिसमें राहुल कुमार हो गया, रोशनी, रामलाल या अशोक कुमार हो गए, गोविंद, और मैंने नाम जो लिखे थे अभी अनु शर्मा, रेनू वर्मा, कुंदन कुमार, अरुण सिंह, ये बहुत ऐसे हैं जिन्होंने पहले रिप्लाई कर दिया था। जो मेरी लास्ट वीडियो थी है ना, राइट टू एजुकेशन वाली जो वीडियो थी, तो उस पर काफ़ी कमेंट आपने किए थे और अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दीजिए डियर, अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और ओके, तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि भाई थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है वो कब किया था। ठीक है, देखिए प्रयोग तो किया था भूखी बिल्ली पर, लेकिन आपको ईयर बताना है कि ईयर कौन सा था जब इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं और प्लीज़ एक एक मेरे लिए कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये क्लासेस जो है कैसी लगती हैं। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।